नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 9 सितंबर 2022 है। हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यू विस्टास पायोनियर का ये आर्टिकल है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। राइट, सेंट्रल विस्टा जो है तो उसका एक जो पोर्शन है उसका उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और मैं आपको बता दूं 2026 तक ये सेंट्रल विस्टा का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारी नई पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारी मिनिस्ट्रीज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाएगी, ऑफिसेज और रेसिडेंस और सारी चीज़ें। तो इट्स ए ग्रैंड प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अनवेल किया है एक स्टैच्यू। ये 28 फीट लंबा स्टैच्यू है। ये स्टैच्यू है सुभाष चंद्र बोस साहब का और ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये इंडिया गेट के नज़दीक ही इसको अनवेल किया। राइट, यहाँ पर रखा गया है इसको। अब स्टैच्यू के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप जान लीजिए। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जनरल नॉलेज के तौर पर भी इंपॉर्टेंट हैं और इससे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। नेताजी स्टैच्यू इज सेड टू बी वन ऑफ द टॉलेस्ट, मोस्ट रियलिस्टिक, मोनोलिथिक हैंडमेड स्कल्पचर्स इन इंडिया। अरुण योगीराज और उनकी टीम ने, जो स्कल्पचर्स की टीम है, तो उन्होंने इसको तराशा है। राइट, और ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया है। ये एक मोनोलिथिक पत्थर जो 280 टन का एक ब्लॉक था, तो उसमें से इसको कार्व्ड आउट किया गया है, इसको बनाया गया है नेताजी के स्टैच्यू को। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैच्यू बन जाता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन पूरी प्रोसेस, 280 टन के एक ब्लॉक में से पूरा एक स्टैच्यू जो है वो बनाया गया है, और वो भी हमारे नेताजी का, यानी कि सुभाष चंद्र बोस साहब का। फॉर द प्राइम मिनिस्टर द नेताजी स्टैच्यू वाज अ काइंड ऑफ अनडूइंग अ रॉन्ग, ऑफ इग्नोरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर आफ्टर इंडिपेंडेंस। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे देश के सबसे महान, अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को देखेंगे तो उनकी पूरी लिस्ट बनाएंगे, कोई भी एक व्यक्ति को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सबसे महान है। राइट, सभी ने अपने अपने लेवल पर योगदान दिया, लेकिन जो सबसे फेमस है उनका अगर आप लिस्ट देखेंगे तो हमेशा नेताजी का जो नाम है, उनकी तस्वीर जो है वो वहां पर आती ही है। राइट, क्योंकि वो डेफिनेटली मीन्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर थे और क्या नहीं किया उन्होंने हमारे देश के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी कंट्रोवर्सीज में अभी नहीं जाना है। राइट, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट मिलने चाहिए थी, जो जिस प्रकार से उनको याद हमें करना चाहिए था, उस लेवल से हमने उनको याद नहीं किया। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नेताजी का स्टैच्यू जो है इसको अनवेल किया है। यहाँ पर जो हमने इनका स्टैच्यू जो है वो बेसिकली यहाँ पर रखा है, भारत देश ने रखा है। तो जो गलत चीज हुई थी, तो उसको जो जो रॉन्ग है उसको अब अनडूइंग करने की बात है कि जो रॉन्ग है उसको अब राइट करने का एक प्रयास जो है वो हमारे देश ने लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के ये शब्द हैं, इफ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द पाथ ऑफ सुभाष बाबू, व्हाट हाइट्स वुड द कंट्री बी एट टुडे। But unfortunately, this great hero of ours was forgotten after independence. His views, even the symbols associated with him, were ignored. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि अगर आज़ादी के बाद सुभाष बाबू ने जो हमें रास्ता दिखाया था, अगर उस रास्ते पर हमारा देश चलता तो आज हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि हमारे इस हीरो को हम भूल गए। राइट, उनके साथ जुड़े हुए कुछ जो सिंबल्स थे उनको भी हमने इग्नोर किया था, लेकिन अब देश जो है वो हमेशा उनको याद रखेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अखंड भारत जो है, उनके पहले प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। और 1947 में जब ये अंडमान जो है वो उससे पहले आज़ाद हो गया था, थैंक्स टू सुभाष चंद्र बोस जी। और जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर वाली बात आई, तो एज फार एज आई नो, राइट, इट वाज जापान एक ऐसा देश था जिन्होंने पहले
प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं उनको रिकॉग्निशन दी थी। और तो ये उनका इतिहास है, राइट। आने वाले समय में जो बुक टॉक की सीरीज हमने चालू की है ना, स्टार्ट की है, तो उस बुक टॉक की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस साहब की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, उनके ऊपर लिखी गई है, राइट। उनके भतीजे ने लिखी है, शिशिर कुमार बोस साहब ने शायद वो किताब लिखी है। बहुत सालों पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन अब फिर से एक बार गो थ्रू होके आई विल ब्रिंग आउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट हिज लाइफ। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ रही है उनकी। ओके, नेताजी का स्टैच्यू जो है, तो ये हमें याद दिलाएगा, क्या याद दिलाएगा? हमारे देश के सभी लोगों को ये याद दिलाएगा कि फ्रीडम फाइटर्स ने कितने त्याग और बलिदान दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं, आज हमारे देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, छोटे बड़े चैलेंजेस की बात करें तो इनइक्वालिटी एक चैलेंज है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, राइट। तो ये जो चैलेंजेस हैं, कई बार हम बैठते हैं और लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, करप्शन जो है, उसके बारे में कई बार हमें ये लगता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, करप्शन हमारे देश में से कभी नहीं हटेगा। फिर जो गंदगी है, राइट, वो हमारे देश में से कभी नहीं हटेगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम सुभाष चंद्र बोस और ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जीवन को स्टडी करते हैं, तब हमें लगता है कि जो इम्पॉसिबल लग रहा था, उस चीज को पॉसिबल बनाया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हमें अभी इम्पॉसिबल लग रही हैं, अगर हम उनसे इंस्पायर होकर एक नए विजन के साथ, एक नई ताकत के साथ आगे बढ़े, तो हमारे देश के सामने जो चैलेंजेस हैं, वो सारे के सारे चैलेंजेस को हम हरा सकते हैं और हमारे देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे कनेक्शन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसके साथ ये जो विजय चौक जो है, विजय चौक से इसकी शुरुआत होगी, इंडिया गेट, विजय चौक से इंडिया गेट तक ये स्ट्रेच होगा। और पूरा वहां पर 1.1 लाख स्क्वायर मीटर में रेड ग्रेनाइट का एक वॉकवे, इट्स लाइक अ रेड कारपेट जो है बनाया गया। और सराउंडिंग में ग्रीनरी है, 133 लाइट पोल्स हैं, 4087 ट्रीज हैं, और 114 साइनेड पोस्ट और स्टेप गार्डन्स, और ये सारी चीजें हैं। और पहले जो राजपथ के नाम से फेमस था, अब राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ। राजपथ के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये जो एक ब्रिटिश एरा था, राजपथ वाज लाइक ए सॉर्ट ऑफ कि ब्रिटिश एरा के टाइम पर जो कॉलोनियल माइंडसेट था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन कर्तव्य पथ जो है, वो आज के जमाने का जो हमारा भारत है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सरकार जो है वो राज करने के लिए नहीं है, सरकार जो है वो एक कर्तव्य के लिए होती है। और ब्रिटिश एरा के जो कानून थे, ऐसे 100 से भी ज़्यादा कानून जो हैं, उनको सरकार ने हटा दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं, लेकिन मातृभाषा जो है, तो उसमें ज़्यादा जोर दे रही है। और इसके साथ साथ ये सेंट्रल विस्टा की जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार से की गई है कि गवर्नमेंट मीन्स ट्रैवलिंग कम से कम हो, राइट, एक ही जगह पर सारी चीज़ें आ जाए, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस, प्रेसिडेंट की ऑफिस, मिनिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन में जो है वो काम कर सके। पहले क्या था, सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग थी, तो यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी। और होपफुली ये जो नया विस्टा है, ये जो ग्रैंड विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो है, सेंट्रल विस्टा अब नए एक गवर्नेंस के नए विस्टा को जन्म देगा या फिर ओपन करेगा। लेट्स होप कि इससे हमारे देश का गवर्नेंस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड लेट्स होप कि ये सेंट्रल विस्टा में जिन जिन लोगों की ऑफिस हैं, देश के सेवक के तौर पर काम करेंगे, ना कि देश के राजा के तौर पर, राइट। यही मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिया है। एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में भी ऐसे ही कर्तव्य का पालन करने वाले लोग जो हैं वो हमारे देश के एपेक्स लेवल तक पहुंचे। Central Vista criticism reflects inability of old elite to accept new India. इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल लिखा है, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का या कोई प्रमोशन है। बेसिकली हम यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं ली है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, द फैक्ट इज दैट द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस द ग्रीन कवर एंड पब्लिक स्पेस विद बेटर एमिनिटीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रीन कवर इंक्रीज होगा, पब्लिक स्पेस बढ़ेगी और अच्छी फैसिलिटीज होगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी
यहाँ पर जाने वाले लोगों को मिलेंगे, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि हर साल न्यू दिल्ली को विजिट करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो वी नीड अप टू डेट फैसिलिटीज इजंट इट। इसके साथ साथ कोई पेड़ जो है यहाँ पर नहीं काटा गया, इनफैक्ट 563 पेड़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ऐड होंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। और 80,000 स्क्वायर किलोमीटर जितनी स्पेस जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की, तो इट विल बी एडेड एज पब्लिक स्पेस, राइट, और नेशनल म्यूजियम में कन्वर्जन किया जाएगा। 2.25 hectares of public space, public and semi-public land currently being used by government shall be converted into green space. Modern office buildings built with sustainability and functionality at their core will reduce the carbon footprint. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नई बिल्डिंग है इनको सस्टेनेबिलिटी और फंक्शनलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री जाने के लिए जो कार का इस्तेमाल करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगी, कॉस्ट भी कम आएगा। और इसी के साथ साथ जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इन सारी की सारी हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाएगा, उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, अब इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है, गोल्डन चैप्टर कंटिन्यूज, ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। कल हमने इंडिया और बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आज हम कुछ नए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो 2021 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, मार्च 2021 में टू बी प्रिसाइज, तो उस टाइम पर दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया था, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में यह कहा था कि अब दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो उसका गोल्डन चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। गोल्डन चैप्टर यानी कि सोनाली अध्याय, ये सोनाली, राइट, सोनाली अध्याय, ये बंगाली में है, सोनाली, ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको पता है। तो गोल्डन चैप्टर रिलेशनशिप का जो कहते हैं ना, सुवर्ण युग जो है दोनों देशों के बीच में चल रहा है। अगर आप पिछले एक दशक को देखें, मैंने आपको बताया था ना कि 2009 से कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, तो मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं 2009 से, जब से शेख हसीना मैडम बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से रिलेशनशिप में एक नया दौर जो है उसकी शुरुआत में देखने को मिली। और फिर आए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2014 में, तो रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा तेजी से एक्सपांड होने लगा। पिछले 50 सालों के जो रिलेशनशिप है, 1971 से जैसे जन्म हुआ बांग्लादेश का, तब से लेकर अगर आप देखेंगे तो पिछला एक दशक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा दशक रहा है दोनों देशों के बीच में। बांग्लादेश आज भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक सेंट्रल, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका जो है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने कोविड-19 को भी अच्छी तरीके से हैंडल किया। यूक्रेन वॉर की क्राइसिस जो हुई, उसकी इम्पैक्ट जो हुई, तो उसका भी शॉक जो है वो इस देश ने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया, और हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से हमारे देश भारत पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। दुनिया के दूसरे डेवलपिंग देश जो खास करके फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो उनके देश में भी हमें, उन सारे देशों की इकोनॉमीज में भी हमें इन्फ्लेशन या फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है, इंपोर्टेड, राइट, नॉट इम्पोर्टेंट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिली। लेकिन बांग्लादेश ने ये सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और हमारे नेबरहुड की बात करें तो वो हमारा सबसे फ्रेंडलीस्ट है। ऑफ कोर्स भूटान इज़ ऑल्सो ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन बांग्लादेश जो है वो भी हमारे देश का एक बहुत ही जो कहते हैं ना पक्का यार है। और ऐसा नहीं है कि पक्के यारों के बीच में डिसएग्रीमेंट नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती है हमारे बेस्ट फ्रेंड की, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बेस्ट फ्रेंड को हमारी पसंद नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप टूटे, इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है। और यही बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो है वो हमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बांग्लादेश हमसे खुश नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर भारत बांग्लादेश से खुश नहीं है। लेकिन मैच्योर लीडरशिप दोनों देशों की जो है
तो उसने ये मेक श्योर किया है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं, इसकी वजह से हमारा जो एक बड़ा रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव आउटकम है दोनों देशों के कोऑपरेशन का, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। उसके ऊपर कोई भी ऐसी इंपैक्ट जो है वो नहीं आनी चाहिए। दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योर लीडरशिप। बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो दैट इज बांग्लादेश। हमारा सबसे बड़ा इस क्षेत्र में डेवलपमेंट पार्टनर अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। हमारा सबसे प्रोडक्टिव कनेक्टिविटी पार्टनर अगर कोई इस एरिया में है तो दैट इज बांग्लादेश। और सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो हमारे देश में बांग्लादेश से आते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो भी हम एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में दोनों देशों के बीच में जो टोटल ट्रेड टर्नओवर हुआ वो था $18 बिलियन। और 2021 में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बांग्लादेश गए थे, तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो हैं वो भी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। अप्रैल 2008 में उद्घाटन हुआ मैत्री एक्सप्रेस का, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन ढाका एंड कोलकाता। इसकी वजह से ट्रैवलिंग जो है लोगों का और आसान हो गया और ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जो हैं वो एक दूसरे के देश में ट्रैवल करने लगे। 2010 में शेख हसीना मैडम जो है वो भारत की यात्रा पर आए और तब भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ साइन किया। और 2011 की बात है जब 2011 में भारत ने ग्रांट ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हैं भारत में आते हैं तो उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस देना जो है वो भारत ने 2011 से स्टार्ट किया। उसके पीछे भी एक रीजन है, विल टॉक अबाउट इट। और 2022 में जब हमारे यहाँ पर शेख हसीना मैडम आए हैं तो दोनों देशों के बीच में 7 एग्रीमेंट्स हुए। कनेक्टिविटी, एनवायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेलवे, लॉ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे ऐसे क्षेत्रों में हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं बांग्लादेश के साथ। 5 नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी अनाउंस किया गया है। कल हमने कुशियारा नदी को देखा था, वाटर शेयरिंग के बारे में बात की थी। और फेनी नदी जो है, जो त्रिपुरा की पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो इस फेनी नदी से फुलफिल होती हैं, तो इसको लेकर भी जो एक टेम्पररी वाटर शेयरिंग एकॉर्ड जो है उसको भी फाइनलाइज करने के बारे में भारत ने एक रिक्वेस्ट की है। जॉइंट रिवर्स कमीशन इसने भी एक मैंडेट किया है कि 54 जितनी ट्रांसबाउंड्री नदियां जो हैं तो उसका डेटा हम शेयर करें और फ्लड डेटा शेयरिंग जो है वो एक दूसरे के साथ करें। बांग्लादेश ने 200 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की है। इंडियन मिलिट्री पर्सोनेल, वे लोग जिन्होंने 1971 में अपने प्राणों की आहुति दी बांग्लादेश को छुड़ाने में या फिर इस वॉर ऑफ लिबरेशन में, तो उनके जो डिसीडेंट्स हैं, उनके जो हेयर्स हैं, यानी कि उनके बच्चों के बच्चे जो हैं, तो उनको अगर बांग्लादेश में पढ़ाई करनी है तो ऐसी 200 स्कॉलरशिप जो है वो बांग्लादेश ने अनाउंस की हैं। और इंडिया ने मेडिकल फैसिलिटीज़ जो वॉर वेटरन्स हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी का प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया है और प्रोवाइड करता है भारत ये। इसके साथ दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसकी भी नेगोशिएशन की शुरुआत हो जाएगी, बातचीत की शुरुआत जो है हो जाएगी। वो कल मैंने आपको बताया था। अब जो मैंने एक आपको पॉइंट यहाँ पर बताया ना, मैंने आपको कहा कि ये जो ड्यूटी फ्री एक्सेस, आई विल रेफर इट एज DFA, राइट, ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में यह प्रश्न होना चाहिए कि एक तरफ भारत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ करना चाहता है और दूसरी तरफ हम उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं, तो फिर FTA की क्यों जरूरत है, राइट। द थिंग इज, देखिए 2026 में क्या होगा, बांग्लादेश जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्री LDC में से डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आ जाएगा, उस लिस्ट में आ जाएगा। तो जब एक देश जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्री होता है तो दूसरे देश जो है ना ऐसे LDC को
इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से ऐसे ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं, कुछ कंसेशंस देते हैं, ताकि ये एलडीसी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स डेवलप्ड देशों में या फिर डेवलपिंग देशों में बेच सके और थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी तरक्की जो है वो कर सके। तो दिस वाज द रीजन, ये रीजन है जिसकी वजह से भारत ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया था। लेकिन अब भारत जो है वो, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है, तो अब हम दोनों देशों के बीच में जो है वो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करना चाहते हैं। तो फिर हमारा सामान भी जो है बांग्लादेश में, भारत का सामान जो है वो बांग्लादेश में विदाउट ड्यूटी हम एक्सपोर्ट कर सकें। The CEPA will manage this transition and preserve the trade privileges that Bangladesh enjoy. बांग्लादेश के जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं वो उनको मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार से तरक्की हो रही है तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है, और एक पावर प्लांट जो है वो रामपाल में बनाया जा रहा है बाय NTPC। ये 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है और ये 50-50 जॉइंट वेंचर है। फिर जो गोडा है झारखंड में, तो गोडा झारखंड में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, और दिसंबर नेक्स्ट ईयर से ये जो पावर प्लांट है तो यहाँ से बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ आसाम में जो नुमालीगढ़ है रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है तो एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, और इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश के पर्वतीपुर जो है वहाँ पर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के माध्यम से भारत जो है वो सप्लाई करेगा। भारत ने $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दी है, और इसमें 500 मिलियन जो है ये डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट के लिए हैं। चाइना पर थोड़ा ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हो गया था बांग्लादेश, तो अब बांग्लादेश के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें सिर्फ चाइनीज़ नहीं लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स भी ऐड हो और चाइना पर निर्भरता जो है वो कम हो, तो इसके लिए भारत ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। चाइना जो है वो बांग्लादेश को अपने पक्ष में लेना चाहता है, BRI के माध्यम से अपनी फुटप्रिंट एक्सपांड करना चाहता है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है डेफिनेटली। लेकिन बांग्लादेश इज़ ए स्मार्ट कंट्री। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का जो CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी स्टडी किया और समझा है, और श्रीलंका जो है उसका जो हम्बन टोटा जो है तो उसकी हालत क्या हुई तो ये भी बांग्लादेश जानता है। तो बांग्लादेश ऐसा देश नहीं है जो अगर चाइना पैसे देगा तो ऐसे इजीली उनके डेट ट्रैप में आ जाए, ऐसा बांग्लादेश नहीं है। इसी के साथ बांग्लादेश में क्या है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां पर कुछ हार्डलाइन इस्लामिस्ट्स हैं, राइट, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों को परेशान करना चाहते हैं, और इनकी लिंक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन शेख हसीना मैडम के आने के बाद ये सारे जो नॉनसेंस जो चल रहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक ग्रेट एक्सटेंट तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद करवा दी, और यहाँ के जो कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के हिंदूज जो हैं उन पर अटैक करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन शेख हसीना मैडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इनके साथ डील भी करता है, और बेटर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है, इससे हम इस प्रकार के डिसरप्टिव एलिमेंट्स को रोक सकते हैं और मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं, शांति का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, और इन दोनों देशों की पार्टनरशिप जो है इससे दूसरे रीजनल देश जो हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। तो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज इंडिया बांग्लादेश इज कंसर्न्ड, राइट। अब बात करते हैं द आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, कोविड-19 जो है इसकी वजह से लगभग 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा अगर कोई पेंडेमिक है तो दैट इज कोविड-19 पेंडेमिक। 120 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में आ गए, और मैसिव ग्लोबल रिसेशन भी कोविड की वजह से आया। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अकेले कोविड-19 और इसकी वजह से होने वाली जो बर्बादी है उसको हैंडल कर सके। तो इसीलिए हम सबको, पूरी दुनिया को मिलकर कोविड के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हर कोई सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है। नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ।
हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये स्ट्रेच हो गई, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ने काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में ग्रॉस हेल्थ इनइक्वालिटी है। यानी कि जब हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को वैक्सीन्स मिल जाती हैं, डायग्नोस्टिक्स मिल जाता है, थेरापेटिक्स मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो आज भी दुनिया में ग्रॉस हेल्थ इनइक्वालिटी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर डिक्लेयर किया। राइट, कुछ 32,000 जितने केसेस जो हैं वो हमें 80 से भी ज़्यादा देशों में देखने को मिले हैं एज पर अगस्त 2022। और आने वाले समय में इस प्रकार की और क्राइसिस जो है वो आ सकती हैं। हाई इनकम इकोनॉमीज जो हैं वो भी अभी रिकवर हो रही हैं, रिकवर करने की कोशिश हो रही है। जिनके पास बहुत सारे पैसे थे वो भी अपने पैरों पर खड़े होने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और गरीब देशों की बात करें दोस्तों तो उनको जो डैमेज हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं लो और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के, तो ये इरिवर्सिबल हैं। पता नहीं कि ये वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। शर्म की बात है, कुछ ऐसी फार्मा कंपनीज हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, 9 नए बिलियनर्स का जन्म हुआ। राइट, 9 न्यू बिलियनर्स वर क्रिएटेड। ये कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है 9 नए बिलियनर बने और हर सेकंड में उनका प्रॉफिट जो है वो कुछ $1,000 है। एवरी सेकंड $1,000 उनका प्रॉफिट है। क्योंकि आज भी ये लोग जो हैं वो ऐसे गरीब देशों को फ्री में या फिर अलाउ नहीं करते हैं, मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। मार्च 2022 तक की बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन मिला है, कंपेयर टू 60.18 इन हाई इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज में 60.18% को वैक्सीन मिल गया और गरीब देशों में सिर्फ 3% पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीन मिला है। और इंटरनेशनल टारगेट जो है वैक्सीन का 70% का, वर्ल्ड पॉपुलेशन को इनोक्यूलेट करने का जो टारगेट था मिड 2022 तक इसको अचीव करना था, ये भी मिस हो गया क्योंकि गरीब देशों को आज भी वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रही है। वर्ल्ड लीडर्स ने जब $8.07 बिलियन इकट्ठा किए डिजिटल फंड रेजर के माध्यम से, तब यूएसए जैसे देश ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा। ये शर्म की बात है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमें क्या चाहिए? वी नीड ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। दुनिया को एक ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी की जरूरत है। ये प्रपोजल रखा स्पेशल सेशन में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब हुई तो इसमें ये प्रपोजल रखा कि वी नीड ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। और क्यों नहीं? क्योंकि अगर गरीब देश जो हैं उनको कोई मदद नहीं करेगा और अमीर देश अपने अपने लोगों के लिए ही सिर्फ काम करेंगे तो फिर इस प्रकार के पेंडेमिक से हर कोई जो है वो पीड़ित ही रहेगा, वो कभी भी हम इसके बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भारत ने में देखिए, भारत आज दुनिया की 60% वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करता है और यूनाइटेड नेशंस का जो एनुअल वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है, वैक्सीन डिप्लोमेसी या फिर वैक्सीन मैत्री, तो इसमें 60 से 80% जितनी ये वैक्सीन जो है वो भारत सप्लाई करता है। राइट, जब हमारे देश में शॉर्टेज चल रही थी तो ऐसे डिफिकल्ट समय में भी हमने वैक्सीन और दूसरी चीज़ें जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों को पहुंचाई। सेकेंड वेव के समय में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, तो वही कुछ ऐसे हफ्ते थे जब वैक्सीन मिशन जो है उसको स्टॉप किया गया, उसके बाद फिर से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। और भारत ने 594.35 लाख डोजेस जो हैं वो दुनिया के 72 देशों को हमने सप्लाई किया। ये एक ग्लोबल कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें से 81.25 लाख डोजेस जो हैं ये गिफ्ट के तौर पर हमने दिए। 339.67 लाख डोजेस जो हैं वो कॉमर्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और 173.43 लाख डोजेस जो हैं ये जो गावी या फिर वैक्सीन अलायंस प्रोग्राम है उसके तहत हमने प्रोवाइड किए। तो वी नीड दिस ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी जिसके माध्यम से जो है WHO सभी देशों की मदद कर सके। ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि जर्मनी का एक शिप था स्टार्टिंग के टाइम पर, उसमें पीपी किट्स और ग्लोव्स और ये सारी चीज़ें जो थी, तो यूएसए ने इस शिप को घेर लिया। राइट, और इसका सामान जो है वो एक प्रकार से लूट लिया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें कोविड के टाइम पर देखने को मिली थी। तो अगर ये एक ट्रीटी हमें मिल जाए तो इसके तहत दुनिया के सारे देश जो हैं वो मिलकर काम कर पाएंगे। और पेंडेमिक जो होते हैं तो उसमें ऐसा ही है, इट्स लाइक कि अगर
हर कोई अगर सिक्योर नहीं है तो कोई भी सिक्योर नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम एक कोर बनाए, राइट, उसको रूट बनाए, सेंटर बनाए, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रीटी की ज़रूरत है और सिर्फ ट्रीटी से कुछ नहीं होगा, ट्रीटी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। सतलज यमुना लिंक कैनाल इश्यू जो हैं, ये वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट किन दो राज्यों के बीच में हमें देखने को मिलता है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू सून विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।